सपना पर नजर पड़ते ही विवेक के तो होश ही उड़ गए। अपने काम से काम रखने वाला विवेक इतना शर्मीला था कि उसने कभी भी किसी अनजान लड़की से बात ही नहीं किया था। अब तो वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी खासी तनख्वाह पाता था और बहुत अच्छे पोस्ट पर भी था। लेकिन उसने सामने से जाकर न तो किसी लड़की से परिचय किया और न ही बात ही किया था। वह बस उसी लड़की से बात करता था जो उसके प्रोजेक्ट में उसके साथ शामिल रहती थी। लेकिन जब वह अपने बड़े भाई की शादी में दूल्हे वाले की तरफ से उसके ससुराल में गया था, वहां उसे सभी लोग दूल्हा का भाई कहकर कुछ ना कुछ बात को लेकर चिढ़ाते रहते थे। लेकिन वह खुलकर किसी से भी बात नहीं कर पाया था। वहीं इत्तेफाक से उसकी नज़र बहुत ही खूबसूरत छरहरे बदन वाली, सुराहीदार गर्दन वाली, गोरी भरारी झील सी आंखों वाली, नागिन सी चाल में मस्त मौला अपनी ही धुन में चली आ रही सपना से टकरा गई। वह उसे देखते हुए ऐसे चल रहा था कि वह दुल्हन के पास ही लड़खड़ाता हुआ गिरते गिरते बचा। उसको लड़खड़ाता देख दुल्हन की सभी सहेलियों के साथ साथ सपना भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उस दिन उसे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे बुरा लग रहा था कि वह ऐसा क्यों है। वह किसी से खुलकर बातें क्यों नहीं कर पाता है। तभी उसके दोस्त राहुल ने आकर उसे हाथों का सहारा देते हुए कहा, क्या भाई, अपना टैलेंट ऐसे लोगों के सामने मत दिखाओ जिन्हें तुम्हारे टैलेंट की कद्र ही नहीं है। सभी लोग अवाक होकर उसकी तरफ घूरने लगे कि इसमें टैलेंट जैसी कौन सी बात है। तब राहुल ने हंसते हुए कहा, मेरा दोस्त ऊपर की तरफ आंखें करके भी इस भारी भरकम भीड़ से आसानी से निकल सकता है। वो तो आप लोगों को इंटरटेन करने के लिए इसने एक्टिंग किया। आया ना आप लोगों को मजा। राहुल की बातें सुनकर सभी लोग फिर से हंस पड़े। शादी की रस्में जब तक होती रही, विवेक की आंखें सिर्फ सपना को ही घूरती रही। वहीं मन ही मन सपना राहुल के हर एक क्रियाकलाप पर नजर रखती रही। उसने राहुल को अपना सब कुछ मान लिया था। शादी के बाद बात आई गई हुई। विवेक अब अपनी भाभी के साथ उसके मायके जाने के बहाने ढूंढता रहता। उसकी भाभी के मायके में अगर छोटा सा भी कोई कार्यक्रम होता तो वह अपने भाई से कहता, भैया आपको भाभी को लेकर उनके मायके जाना चाहिए। और जब वह अपने काम के व्यस्तता के बारे में कहता तो वह खुद ही अपनी भाभी को उसके मायके ले जाने की बात कहता। घर के सभी लोग और उसका भाई भी यह सोचकर खुश होते कि विवेक को अपनी भाभी की इतनी चिंता है। वह इतना अच्छा है जो अपनी भाभी को हर संभव खुशी देना चाहता है, लेकिन उसका मकसद तो कुछ और ही रहता। वह जब भी अपनी भाभी के मायके जाता वह सपना से जरूर मिलता। सपना के घर वालों ने देखा कि वह सपना के प्रति कुछ ज्यादा ही रुचि दिखा रहा है, तो एक दिन उन्होंने इस बारे में विवेक की भाभी सुरुचि से बात की। सुरुचि ने जब उसके बारे में विवेक से बात किया तो उसने कहा, हाँ भाभी, मैंने जब से आपकी शादी में सपना को देखा है मुझे सभी जगह वही दिखाई देती है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जब घर वालों ने सपना से विवेक के साथ शादी करने की बात पूछी तो उसने कहा, मैं तो सिर्फ राहुल से मिलने के लिए और राहुल के बारे में जानने के लिए विवेक से बातें करती थी। मुझे तो राहुल ही पसंद है। चूंकि घर वाले जानते थे कि राहुल के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और न ही वह ज़्यादा पैसा कमाता है। वहीं विवेक के घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक है और विवेक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पोस्ट पर कार्यरत है। इसलिए उन्होंने सपना को विवेक के साथ ही शादी करने के लिए मजबूर कर दिया, वरना उससे हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देने की धमकी देने लगे। सपना ने सोचा, घर वालों से बहस करने से अच्छा तो विवेक से शादी कर लिया जाए और उसका सारा धन लूट कर राहुल के साथ आराम की जिंदगी बिताया जाए। इसलिए उसने घर वालों से ज़्यादा बहस नहीं किया और विवेक के साथ शादी करने के लिए हाँ कह दिया। लेकिन उसके मन में तो राहुल ही था, लेकिन राहुल को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब दोनों परिवार वालों की रजामंदी से सपना और विवेक की शादी तय हो गई। जब विवेक और सपना की सगाई हो रही थी तब भी सपना ने जानबूझकर सगाई की अंगूठी नीचे गिरा दिया। तब उस अंगूठी को उठाकर राहुल ने फिर से सपना के हाथों में दिया तो उसने राहुल के हाथों को ही कसकर पकड़ लिया। लेकिन राहुल ने बड़ी चालाकी से अपना हाथ उससे छुड़वाया ताकि किसी को पता न चले।
लेकिन इस बात को सपना के घर वाले नोटिस कर रहे थे। उस समय तो उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में उसे समझाया कि अब वह ऐसी हरकत न करे जिससे उसकी और उसके परिवार वालों की इज्जत खराब हो। सपना ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। अब जब जब राहुल विवेक के साथ उसके घर जाता, सपना किसी न किसी बहाने से उसे छूने की कोशिश करती रहती। अब कुछ दिनों बाद सपना की शादी विवेक के साथ बड़े धूमधाम से हो गई। शादी की सारी रस्मों के बाद जब दूल्हा दुल्हन के नाचने की बारी आई, तब भी सपना ने राहुल को अपने साथ नाचने के लिए बुला लिया और विवेक के साथ कम, राहुल के साथ ज्यादा खुलकर नाचने लगी। विवेक को उस समय कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने सोचा हो सकता है राहुल से अच्छी जान पहचान होने के कारण और देवर के रिश्ते से उसके साथ अच्छी तरह घुल मिल गई होगी। उसने उस बारे में और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब बारी थी सुहाग रात की। उस रात विवेक के कमरे को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया था। विवेक ने भी अपना ही कमरा सजाने में भागीदारी निभाया था। उसने भी कमरा सजाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, क्योंकि सपना से शादी करना ही उसका सपना था जो पूरा हो चुका था। विवेक से तो सब्र ही नहीं हो रहा था। सपना के कमरे में आने से पहले ही वह कमरे में चला गया था। बाद में सपना अपनी रोनी सी सूरत के साथ कमरे में दाखिल हुई। सपना का मुरझाया सा चेहरा देख विवेक घबरा गया। उसने उसे अपनी गोदी में बैठाने की कोशिश की, लेकिन उसने विवेक को धीरे से एक किनारे किया और खुद बिस्तर के दूसरे किनारे में जाकर विवेक से उल्टा मुंह फेर कर सो गई। विवेक ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा, उसके गर्दन और हाथ को छूकर देखा, यह जानने के लिए कि कहीं सपना को बुखार तो नहीं है, लेकिन उसके शरीर का तापमान सामान्य ही था, उसे बुखार नहीं था। उसने सोचा हो सकता है शादी की थकान के कारण सपना को ठीक नहीं लग रहा होगा। उसने उसे कंबल ओढ़ा दिया और खुद सोफे में जाकर सो गया। सपना को बहुत अच्छा लगा कि विवेक उससे दूर सोया है। वह उस समय भी राहुल के साथ ही अपने सपने संजोती रही। दूसरे दिन सपना ने नहाया धोया और किचन में चली गई, क्योंकि आज उसकी पहली रसोई जो थी। लेकिन सपना के बारे में सोच सोचकर विवेक परेशान हो रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह सबके लिए खाना कैसे बनाएगी, जबकि वह तो पूर्ण रूप से स्वस्थ थी। विवेक किसी न किसी बहाने से वह सपना के इर्द गिर्द जाता रहा कि वह ठीक तो है ना, लेकिन वह उससे दूर दूर ही रहती थी। बस इशारे से यह कह देती कि वह ठीक है। जब सभी लोग खाना खाने बैठे तो राहुल भी उनके साथ ही खाना खाने बैठ गया। उसे देखते ही सपना की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। अब वह पहले से भी ज्यादा उत्साहित होकर खाना परोसने लगी। विवेक को सपना का ऐसा व्यवहार कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने सोचा सपना ने राहुल को अपना देवर माना है, इसलिए उसे देखकर खुश हो रही है। कुछ दिन ऐसे ही बीते, लेकिन सपना ने राहुल को कुछ न कुछ बहाने बताकर अपने से दूर रखा। सपना के ऐसे व्यवहार से विवेक भी कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा। तभी उसे कंपनी की तरफ से एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए दूसरे शहर में 1 महीने के लिए जाना था। उसने जब यह बात अपने घर वालों को बताया तो वे लोग यह सोचकर उसे जाने से मना कर रहे थे कि सपना के साथ उसकी अभी अभी शादी हुई है, इसलिए वह उसे अकेला छोड़कर न जाए। लेकिन जब उसने बताया कि वह सपना को लेकर वहां जा सकता है, तो सभी लोग खुश होकर उसे जाने की इजाज़त दे दिए। लेकिन सपना ने अपना तबीयत खराब होने की बात कहकर विवेक के साथ जाने से मना कर दिया। सपना का इस तरह मना करना घर वालों को भी अजीब लगा, लेकिन उन्होंने उसे विवेक के साथ जाने के लिए जबरदस्ती नहीं किया। अब विवेक ने दूसरे शहर में जाकर सबसे पहले सपना को फोन किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आया। फिर घर के लैंडलाइन में फोन लगाया तो बड़ी भाभी ने फोन उठाया। उसने उसे सकुशल पहुंचने की सूचना दी। फिर सपना के बारे में पूछा तो उसने बताया कि सपना रसोई में है, जबकि सपना फोन की घंटी सुनकर ही जल्दी से रसोई में चली गई थी। अब आए दिन सपना किसी न किसी काम से राहुल के साथ बाहर जाने लगी, क्योंकि राहुल ही वह लड़का था जो विवेक का सबसे अच्छा दोस्त था, जिस पर विवेक के साथ साथ घर के सभी लोग उस पर आंख मूंदकर भरोसा करते थे। सपना ने कई बार राहुल से अपने दिल की बात कहने की कोशिश की, लेकिन राहुल के मन में उसके प्रति कुछ भी गलत विचार नहीं थे, इसलिए वह सपना की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता था। सपना ने देखा कि अब तो सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला है, तो उसने उंगली टेढ़ी करने की सोची
और एक दिन जब घर पर कोई नहीं थे, उसी समय राहुल उनके घर आया। तभी वह जानबूझकर गार्डन में गिर गई। उस वक्त वहां कोई नहीं था। तब राहुल ने दौड़कर उसे उठाया और उसके कमरे में ले जाकर उसे बिस्तर पर लिटा दिया। उसे बिस्तर पर लिटाकर वापस जाने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि वह रोते हुए उससे बोली, राहुल, आज घर पर कोई नहीं है और विवेक भी 1 महीने के लिए बाहर गए हुए हैं। मुझे उनकी कमी बहुत खलती है। हमेशा उनकी याद आती रहती है। क्या तुम मेरे साथ थोड़ा सा समय बिता सकते हो? राहुल ने कहा, चलो, मैं तुमको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। सपना ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं राहुल, मेरे पैर में तुम ही आयोडेक्स लगा दो, क्योंकि अभी मैं डॉक्टर के पास जाने की हालत में नहीं हूँ। राहुल ने उसके पैर में आयोडेक्स लगा दिया। अब सपना ठंड लगने का बहाना बनाकर जोर जोर से कांपने लगी। उसने राहुल से कहा, राहुल, मुझे कंबल ओढ़ा दो। जब उसने उसे कंबल ओढ़ा दिया, फिर भी उसका कांपना कम नहीं हुआ। उसने अपने हाथों की हथेलियों को तेल लगाकर घिसने के लिए कहा। राहुल यह सब करते हुए हिचक रहा था, लेकिन वह सपना को परेशानी में भी नहीं देख सकता था, इसलिए उसे यह सब करना पड़ा। उसके ऐसा करते हुए सपना एकटक सिर्फ राहुल को ही निहार रही थी। घर पर जब सभी लोग आ गए तो राहुल ने सारी घटना के बारे में उन्हें बता दिया और अपने घर चला गया। अब तो रोज ही सपना कभी दवाई मंगाने के बहाने तो कभी विवेक की याद सताने के बहाने राहुल को अपने पास बुला ही लेती। अब तो सपना जब तक राहुल के हाथों से खाना नहीं खा लेती, उसे चैन नहीं मिलता था। इसलिए वह कमजोर होने का ऐसा नाटक करती कि राहुल को मजबूर होकर उसे खाना खिलाना ही पड़ता था। एक दिन सपना ने राहुल को भी खाना खाने के लिए जिद किया। उसने उसमें नशे की दवाई मिला दी थी। जैसे ही उसने खाना खाया, वह बेहोश हो गया। उस दिन सपना राहुल के साथ एक ही बिस्तर पर सोई रही और वह उसके शरीर से खेलती रही। उस दिन विवेक ने भी घर पर फोन करके बता दिया था कि वह वापस आ रहा है, लेकिन सपना को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि उसे तो विवेक के फोन से या उसके बारे में जानने की कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। इसलिए उसे उसके आने की खबर भी पता नहीं थी। घर वालों ने सोचा शायद राहुल अपने घर चला गया होगा, इसलिए उन्होंने भी सपना के कमरे में झांक कर नहीं देखा। अब विवेक जैसे ही अपने घर आया, सबसे पहले वह सपना के कमरे में गया, क्योंकि घर वालों ने सपना के तबीयत खराब के बारे में विवेक को बताया था। उसे सपना की चिंता हो रही थी। वह जैसे ही कमरे में घुसा, देखा सपना राहुल के साथ एक ही बिस्तर पर है और वह कभी उसके माथे को तो कभी उसके होठों को तो कभी उसके हाथों को चूम रही है और वह बेसुध पड़ा हुआ है। विवेक ने जैसे ही सपना को आवाज लगाया तो वह डर से सकपका गई। उसने अपने घड़ियाली आंसू रोते हुए कहा, विवेक, अच्छा हो गया तुम आ गए। देखो ना, जिसे तुम अपना सबसे अच्छा दोस्त बोल रहे थे, वह तुम्हारे पीठ के पीछे क्या गुल खिला रहा है। मैं अपने पैरों से लाचार हूँ, चल फिर नहीं पा रही हूँ, उसका यह नाजायज फायदा उठा रहा है। सपना की सारी बातें विवेक ने ध्यान से सुना और कहा, ठीक है सपना, मैं इसे बाहर लेकर जाता हूँ। और उसने उसे उठाकर अपने साथ बाहर हॉल में लाकर लिटा दिया। करीब 4 घंटे के बाद राहुल को होश आया तो उसने देखा घर के सभी लोग राहुल को नफरत भरी नजरों से देख रहे हैं। उसने विवेक से पूछा, अरे विवेक, तुम कब आए? तो विवेक ने गुस्से से एक थप्पड़ उसके गाल में जड़ दिए और उसे अपने घर से निकल जाने को कह दिया। राहुल कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि उसने उसे थप्पड़ क्यों मारा और घर के लोग उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। राहुल ने उस समय किसी से कुछ नहीं कहा और अपने घर चला गया। विवेक ने सपना से उसकी तबीयत के बारे में पूछा और बड़े प्यार से उसके साथ खाना खाया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। सपना को लगा विवेक को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन विवेक राहुल को थप्पड़ मारने के दिन ही उससे मिला और उससे माफी मांगकर कहा, यार, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, तू ऐसा मेरे साथ कभी कर ही नहीं सकता। प्लीज राहुल, बता सच्चाई क्या है। तब राहुल ने उसे बताया कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। दोनों ने प्लान बनाया कि अगर सपना वास्तव में विवेक से ही प्यार करती है तो वह राहुल के बुलाने पर उसके पास नहीं जाएगी और अगर धोखा दे रही है तो जरूर जाएगी। उसने उसे रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाने को कहा तो वह उससे मिलने चली आई और कहा,
राहुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? राहुल ने भी उसे विश्वास में लेने के लिए हाँ कह दिया। विवेक ने तलाक के पेपर तैयार करवा लिए थे और राहुल से कहा कि वह सपना से कहे कि अगर वह विवेक को तलाक देगी तभी वह उससे शादी करेगा। उसने वैसा ही किया। सपना ने तो खुशी खुशी उस पेपर पर साइन कर दिया, लेकिन उसने राहुल से पूछा कि विवेक की साइन कैसे करवाओगे? तो उसने कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, वह मुझ पर बहुत भरोसा करता है, मैं उसे जहां साइन करने कहूंगा वह कर देगा। सपना भी मन ही मन खुश थी कि उसे राहुल का साथ मिल जाएगा। उसने अपने और अपने घर वालों के सारे गहने, रुपये, पैसे एक बैग में पैक कर लिया और जैसे ही राहुल ने उसे विवेक का साइन करने वाला पेपर दिया, वह राहुल के साथ भागने के लिए तैयार हो गई। बस वह घर से निकलने ही वाली थी कि राहुल ने गाड़ी का हॉर्न बजाया। उसने गहनों और रुपयों से भरा बैग उठाया और राहुल के साथ बाहर चली गई। राहुल उसे सीधे पुलिस स्टेशन लेकर गया। वहां पर पहले से ही विवेक पहुंच गया था। जब उसने देखा कि विवेक पहले से ही वहां उपस्थित है तो उसने राहुल से कहा, राहुल, ये सब क्या है? वह यह सोच सोचकर घबरा रही थी कि राहुल कहीं अच्छी जगह ले जाने की बजाय पुलिस स्टेशन लेकर क्यों आया। तब सपना का घबराया चेहरा देख राहुल बोला, अरे, तुमको तो अपना असली ससुराल जाना था ना सपना, तो लो, मैंने ला दिया तुम्हारे असली ससुराल में। अब रहो यहाँ दिल खोलकर। और वहाँ की सारी औपचारिकताएं पूरी करके दोनों दोस्त अपने अपने घर चले गए। सपना अपने भाग्य को कोसती हुई वहाँ रोती रह गई। तो दोस्तों, सपना जैसी लड़की के लिए आप लोगों की क्या राय है? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।